मानसी एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी माँ शोभा घरों में चौका बर्तन का काम करती थी। मानसी के पिता गिरधर को शराब पीने की गंदी आदत थी। गिरधर सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था और शोभा को मारता पीटता रहता था। एक दिन, बापू, माँ को मत मारो, माँ सारा दिन काम करती है और थकी हारी घर आती है। कुछ दिनों से माँ के पैरों में भी बहुत दर्द है, माँ को छोड़ दो बापू। सामने से हटती है या तू भी अपनी माँ के साथ पिटना चाहती है? चल हट सामने से। दोनों माँ बेटी ने जिंदगी खराब की हुई है। अब जब तक बोतल अंदर नहीं जाएगी कलेजा ठंडा नहीं होगा मेरा। मानसी रोने लगती है। शोभा मानसी को संभालती हुई खुद भी रोने लगती है। मानसी, मेरी बेटी, तू अपने बापू से कुछ मत बोला कर। मेरी बच्ची, अगर तुझे कुछ हो जाता, कहीं चोट आ जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ न करती। मेरी बच्ची, चुप हो जा। माँ, बापू तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बापू हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते। मानसी, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चल, मैं तुझे रोटी बनाकर देती हूँ। मानसी 9 साल की एक छोटी बच्ची थी। उस मासूम पर हाथ उठाते उसके पिता को लज्जा नहीं आती थी। शोभा के पैरों में अब ज्यादा दर्द रहने लगा था। एक दिन, माँ, आप काम पर जाती हो, थक जाती हो, मैं पैसे कमाकर आपके लिए अच्छी सी दवाई ला दूंगी। मेरी बच्ची, अभी तू बहुत छोटी है, अभी तेरे कमाने की उम्र नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो खूब पैसे कमाना। अच्छा सुन, मैं काम पर जा रही हूँ, तेरे लिए चटनी रोटी बना दी है, तो खा लेना। मैं भी अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ। मैं भी पैसे कमाऊंगी और माँ की दवाई लाऊंगी। माँ जब शाम को आएंगी तो उन्हें पैरों पर दवाई लगा दूंगी, उनको दर्द में आराम मिल जाएगा। मानसी पैसे कमाने निकल पड़ती है। वो बाजार पहुंचती है। मानसी एक दुकान पर जाती है। भैया, मुझे अपनी माँ की मदद करनी है, क्या आप मुझे काम दोगे? चल जा यहाँ से भिखारिन कहीं की। काम के बहाने पैसे मांगने के लिए इनके गरीब माँ बाप छोटे बच्चों को भेज देते हैं। मानसी बाजार में घूमती हुई दुकानदारों से काम मांगती है, पर सब मानसी को मना कर देते हैं। तभी मानसी की नजर एक भिखारन पर जाती है। कुछ लोग भिखारिन के आगे पैसे फेंक फेंक कर जा रहे थे। अरे, अम्मा को लोग पैसे देकर जा रहे हैं, ये तो बहुत आसान काम है, इस तरह तो मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। अम्मा, आप तो बहुत सारे पैसे कमा लेती हो, क्या मैं भी आपकी तरह पैसे कमा सकती हूँ? मुझे अपनी माँ के लिए पैसे कमाने हैं, क्या आप मुझे ये काम सिखाओगी अम्मा? लगता है पहली बार भीख मांग रही है। आजा, बैठ जा मेरे बाजू में, और जो भी यहाँ से अच्छे कपड़ों या गाड़ी वाला गुजरे ना, तू नजर रखना और पैसे मांगना। मानसी उस भिखारिन के बराबर में सड़क पर बैठ गई। लोग आगे से गुजरते तो मानसी के आगे सिक्के फेंक जाते। मानसी ये सब देखकर बहुत खुश थी। वो मासूम ये नहीं जानती थी कि लोग उसे भीख देकर जा रहे हैं। लोगों की नजरों में वो उस वक्त एक भिखारिन थी। सुबह से शाम तक मानसी वहीं बैठकर भीख मांगती रही। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके आगे सिक्के रखकर निकला तो अचानक मानसी चिल्लाई, अरे बाबूजी, आपका बटुआ गिर गया। क्या हुआ बेटी, क्यों आवाज लगा रही हो? मैंने तुम्हें पैसे दे तो दिए। बाबूजी, जब आप मुझे पैसे दे रहे थे, ये बटुआ आपकी जेब से गिर गया था। इतनी छोटी मासूम बच्ची भीख मांग रही है, पर क्यों? ये तो बहुत ईमानदार बच्ची दिखाई पड़ती है। अब बेटी जरा सुनना। क्या हुआ बाबूजी? बेटी, भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम भीख क्यों मांग रही थी बच्चे? बाबूजी, मेरा नाम मानसी है। मेरी माँ को पैसों की जरूरत है, मुझे अपनी माँ को पैसे देने हैं, इसलिए मैं लोगों से पैसे ले रही थी। बेटी, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हो पैसा कमाना है। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुमने मेरा बटुआ खोने से बचा लिया। अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अब मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। मानसी उन बूढ़े व्यक्ति को घर ले जाती है। तभी गिरधर शोभा से रुपए छीनकर गुस्से में घर से बाहर जा रहा था। वो गली के नुक्कड़ पर पहुंचा ही था कि ये तो बापू है। क्या हुआ बापू? माँ, बापू बेहोश हो गए। बाबूजी, ये मेरे बापू हैं, देखो ना मेरे बापू कैसे गिर गए। मानसी की आवाज सुनकर शोभा दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। मानसी के बापू, क्या हुआ? शोभा और मानसी रोने लगती है। मानसी के साथ आए बूढ़े व्यक्ति ने आस पड़ोस के लोगों से कहा,
इन्हें जल्दी से उठाओ और अस्पताल ले चलो। सब मिलकर मानसी के पिता को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मानसी के पिता का चेकअप किया। देखिए, ये सब ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है। अगर दोबारा शराब को हाथ भी लगाया तो इनकी जान को खतरा है। ये शराब बहुत बुरी आदत है। इसके नशे का शिकार होकर न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आज आपकी वजह से हम समय पर हॉस्पिटल पहुंच पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानसी बिटिया मुझे बाजार में मिली थी। मानसी सड़क पर भीख मांग रही थी, पर इस बच्चे की ईमानदारी से भरी मासूम बातों को सुनकर मेरा दिल पिघल गया। इस बच्चे को नहीं पता कि भीख मांगना क्या होता है। ये तो अपनी माँ के लिए पैसे कमाने गई थी। गिरधर को भी होश आ चुका था। वो भी बहुत शर्मिंदा था। मुझ जैसे बुरे आदमी को बचाया। मैं अपने परिवार को कोई खुशी नहीं दे सका। आज मेरी बच्ची भीख मांगने पर मजबूर हुई। मैं कैसा नीच बाप हूँ। जब शोभा ने भीख मांगने की बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची तो अपनी माँ के लिए पैसा कमाने चाहती थी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी बच्ची। बूढ़ा व्यक्ति गिरधर से बोला, गिरधर, मेरा नाम सेठ लक्ष्मीकांत है। मेरा कपड़े का कारखाना है। तुम ठीक होते ही मेरे कारखाने में काम करोगे, पर एक शर्त और, शराब से नाता तोड़ना होगा। बोलो है मंजूर? और मानसी बिटिया को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी मेरी। अब से ये स्कूल जाएगी। हाँ, हम गरीब माँ बाप की बच्ची पढ़ लिख जाएगी। हमें तो आप भगवान के रूप में देवता मिल गए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद गिरधर ने शराब की लत छोड़ दी। वो अब पूरी मेहनत के साथ सेठ लक्ष्मीकांत के कारखाने में नौकरी पर जाने लगा। मानसी अब अपने पिता में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। गरीब माँ बाप की बच्ची के जीवन को सेठ लक्ष्मीकांत की उदारता ने खुशियों से भर दिया था। उर्वशी की कहानी शुरू होती है जब वो सिर्फ 17 साल की थी और इंटर पास करने के बाद कॉलेज जाने के सपनों में खोई थी। 2 बड़े भाइयों के बाद वो घर में सबसे छोटी थी। दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी और शादी के बाद से ही दोनों ने अपनी गृहस्थी अलग बसा ली थी। उर्वशी की माँ का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। उसके पिता रिटायर्ड सरकारी अफसर थे। अब उन्हें उर्वशी की शादी की चिंता सता रही थी। एक दिन उर्वशी अपने पिता से, पिताजी देखिए ना, ये 2 कॉलेज हैं जहाँ इकोनॉमिक्स के अच्छे टीचर्स हैं। फीस भी पता कर ली है मैंने। आप देखिए इन दोनों में से कौन सा कॉलेज सही रहेगा। अब ये सब छोड़ो बेटा, मेरे पास बैठो, कुछ बात करनी है। जी बताइए। बेटी, वो मेरे दोस्त है ना राजपाल जी, उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता बताया है तुम्हारे लिए। लड़का अच्छा कमाता है, बड़ा कारोबार है। तुम्हें उन्होंने राजपाल जी के यहाँ ही देखा था, उनकी बेटी की शादी में। बहुत अच्छा रिश्ता है बेटा। शादी अभी से? लेकिन पिताजी मुझे तो कॉलेज। बेटा वो अच्छे लोग हैं, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ और तुम्हारे भाइयों को तो तुम जानती ही हो, उन्हें कोई मतलब नहीं, न तुमसे न मुझसे। मैं चाहता हूँ अपने जीते जी तुम्हारा घर भी बसा दूं तो सुकून से इस दुनिया से जा सकूंगा। उर्वशी पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे करना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। वो चाहकर भी अपनी शादी को रोक नहीं पाई। कुछ ही महीनों बाद उर्वशी की शादी रमेश से हो गई। रमेश उर्वशी की उम्मीद से बिल्कुल अलग था। उसके परिवार ने उसके बारे में सब कुछ झूठ कहा था। रमेश के पिता का कपड़े का कारोबार था, लेकिन रमेश ने कभी कारोबार में अपने पिता का हाथ नहीं बटाया। वो हर वक्त शराब के नशे में डूबा रहता और उर्वशी के साथ भी उसका बर्ताव बहुत ही खराब था। उर्वशी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। उसके दुख को बांटने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। एक दिन जब रमेश शराब के नशे में धुत घर पहुँचा तो उर्वशी से बोला, अंधी है क्या? पति घर आया है, जाकर एक गिलास और नमकीन लेकर आ। देखिए आप पहले से ही बहुत नशे में हैं और पियेंगे तो। इससे पहले कि उर्वशी अपनी बात को पूरा करती, रमेश उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और गुस्से से कहता है, चुप, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या करूंगा? जितना कहा उतना कर, समझे? वरना। ये हर दूसरे दिन होता था। रमेश पहले अपने दोस्तों के साथ जुए में पैसे हारता और फिर घर आकर उर्वशी पर गुस्सा उतारता।
उर्वशी ने अपनी सास से इस बारे में बात की तो वहाँ से भी उसे नाउमीदी ही हाथ लगी। ये सब मुझे बताने से क्या होगा, पति है तेरा, ख्याल रखा कर उसका। हमने सोचा था शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारी तो किस्मत ही फूटी है, कंगालों की लड़की उठा लाए। सब मजाक उड़ा रहे थे हमारा कि इकलौते लड़की की शादी में एक गाड़ी भी नहीं मिली। उर्वशी बहुत उदास रहने लगी। एक तरफ रमेश का बुरा बर्ताव, दूसरी तरफ सास से दहेज न मिलने के ताने। लेकिन फिर भी उसने इस बारे में कभी अपने पिता से शिकायत नहीं की। बड़े भाइयों ने तो पहले ही उससे किनारा कर लिया था। वो बिल्कुल अकेली हालात का सामना कर रही थी। रमेश के पिता एक अच्छे इंसान थे, लेकिन वो भी बहुत बीमार रहते थे। पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी उन पर ही थी, लेकिन लंबी बीमारी से वो हार गए और उनका देहांत हो गया। उनके जाने के बाद भी रमेश की आंखें नहीं खुली, जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। उर्वशी अब एक प्यारी सी बच्ची पिंकी की माँ बन चुकी थी, लेकिन रमेश को किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन जब पिंकी भूख से बिलख रही थी, तब उर्वशी ने रमेश से कहा, सुनिए जी, पिंकी ने कल से कुछ नहीं खाया, घर में कुछ भी नहीं है पकाने को। माँ जी को भी कितने दिन हो गए हरिद्वार गए हुए, उनकी कोई खबर नहीं। आप कुछ तो कीजिए। मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे होते तो बिना दारू के बैठा होता यहाँ। एक काम कर, इस बोझ को अनाथ आश्रम छोड़ के आ जा, मेरे से तो कुछ ना होगा। और तू भी कहीं चली जा। क्या क्या कह रहे हो? अरे ये तुम्हारी बच्ची है, कैसे इतने पत्थर दिल हो सकते हो? अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ने को कह रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं करना है तो मत करो, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। बस अब बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ अपनी पिंकी को लेकर। इतना कहकर उर्वशी पिंकी के साथ घर से निकल जाती है। रमेश उसे एक बार रोकता तक नहीं। वो इतने सालों से खुद के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त करती रही, लेकिन अपनी बच्ची के खातिर उसमें हिम्मत आ गई थी। उसके पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। अब उर्वशी के पास कोई ठिकाना नहीं था। वो कई दिनों तक एक मंदिर में रही, फिर उसे एक फैक्ट्री में मजदूर का काम मिल गया। अब वो पिंकी के साथ एक झुग्गी में रहने लगी। वो पूरा दिन मेहनत करती और तब कहीं जाकर अपना और पिंकी का पेट भर पाती थी। उसकी हालत देखकर फैक्ट्री के मैनेजर को उस पर दया आ गई। उसने एक दिन उसे बुलाया और कहा, उर्वशी, तुमने बताया था कि तुम 12वीं तक पढ़ी हो, है ना? जी सर, मैं तो उससे आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन मेरा सपना है कि अपनी पिंकी को खूब पढ़ाऊं ताकि उसे किसी का मोहताज न होना पड़े। मैं समझता हूँ, देखो, इस मजदूरी के काम से तो तुम अपनी बच्ची को कभी स्कूल नहीं भेज पाओगी। मेरी पत्नी सारिका एक समाज सेवी संस्था चलाती है, जो ऐसे लोगों की मदद करती है जो हुनरमंद तो हैं, लेकिन गरीबी से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ तुम्हें जरूर कोई मदद मिल सकती है। ये लो, ये पता है वहाँ का। जी सर, मैं जरूर मिलूंगी मैडम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। उर्वशी अगले ही दिन सारिका से मिलती है। सारिका बहुत ही भली इंसान थी। उसने उर्वशी को गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी पर रख लिया। साथ ही उसे संस्था का सारा हिसाब किताब संभालने का काम भी सौंप दिया। इसके बदले उर्वशी को अब अच्छी तनख्वाह मिलने लगी, जिसकी मदद से वो पिंकी को स्कूल भेज पाई। पिंकी भी उर्वशी की तरह बहुत ही मेहनती थी। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। पिंकी 12वीं क्लास में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई और अब उर्वशी को पिंकी का बेहतर भविष्य बनाना था। एक दिन उसे परेशान देखकर सारिका ने उससे पूछा, क्या हुआ उर्वशी, कोई परेशानी है क्या? जी मैडम, बस यही सोच रही हूँ कि अब आगे क्या और कैसे होगा। मेरी पिंकी ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। मैं जानती हूँ कि वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती है, पर मुझसे कहती नहीं, खर्चे से डरती है। मुझे कुछ तो करना होगा मैडम। जैसे मेरे सपने टूटे, मैं अपनी पिंकी के नहीं टूटने दूंगी। सच उर्वशी, तुम एक मिसाल हो। इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी तुम्हारा हौसला तारीफ के काबिल है। तुम फिक्र मत करो, पिंकी का डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। पर कैसे मैडम? देखो, पिंकी की मेहनत और हमारी कोशिशें बहुत कुछ कर सकती हैं। हमें पिंकी को स्कॉलरशिप दिलवानी होगी और उससे भी पहले पिंकी को मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। मैं उसके बारे में सब पता करती हूँ। तुम पिंकी से कहो कि वो जी जान से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करे। जी जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। उर्वशी पिंकी को सारी बात बताती है। पिंकी पूरी मेहनत से तैयारी में जुट जाती है और मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छी रैंक के साथ पास करती है। लेकिन सारिका और उर्वशी बहुत कोशिशों के बाद भी उसे स्कॉलरशिप नहीं दिलवा पाते। अब तो उर्वशी बहुत परेशान रहने लगी। उसे किसी भी हाल में पिंकी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाना था, जिसकी फीस भरने के लिए उसे काफी सारे पैसों की जरूरत थी। पैसे तो उसके पास नहीं थे, लेकिन उसका इरादा पक्का था। एक दिन उसे कहीं से पता चला कि शहर के एक अमीर बिजनेसमैन विवेक रॉय को अपने इकलौते बेटे के लिए किडनी की जरूरत है। लाख कोशिशों के बाद भी उसे कोई डोनर नहीं मिल रहा था।
उर्वशी बिना देर किए उस अस्पताल में पहुंची जहां विवेक रॉय का बेटा भर्ती था। उसने जाकर डॉक्टर से बात की और किस्मत से उसकी किडनी मैच भी हो गई। ये जानकर विवेक रॉय उर्वशी के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैडम, इतनी नाउम्मीदी के बीच आप मेरे लिए इकलौती उम्मीद बनकर आई हैं। आप ही हैं जो मेरे बेटे की जान बचा सकती हैं। आप इसके बदले जो चाहें मुझसे मांग लीजिए। मैं अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूं मैडम। देखिए, मुझे तो आपकी मदद करनी ही है, बस अफसोस ये है कि इस मदद के बदले मुझे भी आपसे मदद मांगनी पड़ रही है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए, बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। मेरी बेटी पिंकी ने मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक हासिल की है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा सकूं। आप अगर उसे स्कॉलरशिप दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उर्वशी की बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। अपनी किडनी के बदले उर्वशी को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, उसे बस अपनी बेटी पिंकी का सपना पूरा करना था। विवेक पिंकी की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता है और उर्वशी भी अपनी किडनी देकर उसके बेटे की जान बचा लेती है। पिंकी को जैसे ही इस बारे में पता चलता है उसे बहुत अफसोस होता है। वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने जीवन भर कम बलिदान दिए हैं क्या, जो अब आपने ये भी कर दिया? अपनी सेहत के बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा? नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो तेरी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद है जो सब कुछ हो गया। और वैसे भी उस बच्चे की जान बचाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। और अब तो तू डॉक्टर बन जाएगी बहुत जल्दी, फिर मुझे क्या दिक्कत होगी भला? पिंकी रोते हुए उर्वशी के गले लग जाती है। वो मेडिकल की पढ़ाई पूरी मेहनत से करती है। उर्वशी अब बहुत खुश थी, उसे अब सुकून था। आखिर उसे उसके जीवन के संघर्ष का फल जो मिल गया था। Thanks for watching.